और वजीर आला और रुकन असम्बली के लिए कम से कम उम्र का तो जिक्र है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा उम्र पर के तयन पर आइन खामोश है। इसलिए ये हर से आइनी अमल है और उम्र रसीदा तवील उम्र लोगों के अहम जिम्मेदारी मिले और वो पब्लिक ऑफिस होल्ड करे। इसकी सबसे रोशन मिसाल जनाब सैयद कायम अली शाह की थी, जो कि 89 साल की उम्र तक सिंध के वजीर आला के ओहदे पे काम कर रहे थे और अब से चंद माह पहले तक काम कर रहे थे। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक। इस दौरान न्यूज हेडलाइन देखेंगे, जिसके बाद हमारी आज के दिन की और दूसरी अहम तरीन खबरें जारी रहेंगी। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। पाकिस्तान और भारत में ये बात बहुत अहम है कि हमारे बहुत सारे मसाइल यकसा हैं। गुर्बत का मसला हो या दूसरे कलीदी मसाइल हो, पाकिस्तान और भारत में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। एक बहुत अहम मसला जो पाकिस्तान और भारत में यकसा है वो है काले धन की रेल पेल, टैक्स ना देने वालों के पास है काले धन के अंबार, और ये मसला पाकिस्तान और भारत का मुश्तरका मसला है। अब देख रहे ये है कि इस मसले को भारत कैसे हल कर रहा है और हम इस मामले में क्या कर रहे हैं। भारत ने इस सिलसिले में एक बड़ी पहल की है, एक बहुत बड़ी गैर मामूली कार्रवाई की है। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मंगल के रोज यानी परसों, जब सारी दुनिया परसों रात उसकी तवज्जो बरकोश थी अमरीकी सदारती इंतखाबात में, वो अचानक कौम से खिताब के लिए नमूदार हुए मंगल की शब रात 8 बजे के करीब, और उन्होंने भारत में मौजूद काले धन पर एक बम गिराया। जब उन्होंने ऐलान किया कि वो फौरी तौर पे भारत में 1000 और 500 रुपए के करेंसी नोट खत्म कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि इनकी मुद्दत अगले 4 घंटों में यानी परसों रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कल यानी कि कल गुजरी हुई कल बुध को भारत के तमाम बैंक बंद रहेंगे। उन्होंने बैंक हॉलिडे का ऐलान कर दिया और इसके साथ ही उन्होंने कह दिया कि ये तमाम रकूब जिनके पास भी मौजूद हैं वो बैंकों में जमा कराएं, और उसके साथ ही बताएं कि उनके पास ये कैश रकम कहां से आई है और उसको साबित करें अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स के साथ। गैर मामूली और इनकलाबी कदम था जो भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उठाया। To break the grip of corruption and black money, we have decided that the 500 rupee and 1000 rupee currency notes presently in use will no longer be legal tender from midnight tonight, that is 8th November 2016. This means that these notes will not be acceptable for transaction from midnight onwards. आज भारत ने 2000 और 500 रुपए के नए नोट जारी कर दिए। आज से बैंक खुले और अब लोगों से कहा गया है कि जिनके पास 500 और 1000 रुपए के नोट्स हैं वो इन्हें 50 दिन के अंदर यानी 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक अपने बैंक अकाउंट्स या डाकखानों में जमा करा सकेंगे, और जिसमें 1000 रुपए के छोटे नोटों में तब्दील किया जा सकता है, लेकिन उन्हें बताना होगा कि ये कैश रकम वो कहां से लेकर आए हैं। पूरे भारत में इस हवाले से खलबली मच चुकी है, और इसकी सबसे अहम बात यह है कि ये काले धन के खिलाफ, अनडॉक्यूमेंटेड मनी के खिलाफ और काले धन की रेल पेल के खिलाफ एक भरपूर कार्रवाई है जिसमें इस वक्त पूरे भारत में हलचल मची हुई है। काले धन के खिलाफ केंद्र सरकार की बड़ी मुहिम। आज से 500 और 1000 के पुराने नोट बंद हो गए हैं। याद रखिएगा, तकलीफ और परेशानी सिर्फ उसे होगी जिसका काला धन था। पीएम मोदी ने 500 और 1000 के नोट पर बैन लगाकर ऐसी चोट की है कि एक झटके में भ्रष्टाचारियों से लेकर आतंकियों तक के मंसूबों को करारा झटका लगा है। 500 रुपए और 2000 रुपए के नए नोट जारी किए जाएं। नए डिजाइन के साथ साथ इसके जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं, यानी कि जो सुरक्षा मापने वाली चीजें हैं, वो अब इनहैंस्ड होंगी। इसके जरिए काला धन और भ्रष्टाचार को रोकने में एक बड़ी कामयाबी सरकार उम्मीद कर रही है। जिन लोगों को ये समझ नहीं आया कि वो काले पैसे का क्या करें, चौंकाने वाले मामले में उत्तर प्रदेश के बरेली में 500 और 1-1000 के करोड़ों रुपए को जला दिया गया। अब भारत टारगेट कर रहा है एक बहुत बड़ा सरमाया जो कि काले धन की शक्ल में या
अनडॉक्यूमेंटेड अमाउंट्स की शक्ल में भारतीयों के पास मौजूद है। कहा जा रहा है कि भारत की दुनिया भर में 500 और 1000 रुपए के जेर गर्दिश नोटों की कुल मालियत इस वक्त 228 अरब डॉलर यानी तकरीबन 15,000 अरब भारतीय रुपए है, जो अब बैंकों से टैक्स नेट की छल्ली से निकलकर दोबारा आवाम को मुंतकिल हो सकेगा। यानी कि तमाम रकम बैंकों में आएगी और भारत की हुकूमत फैसला करेगी, उसको छानेगी कि ये रकम साफ है, सफ़ेद है, काली है या ग्रे है। और ये एक बहुत बड़ा इनकलाबी कदम है जो कि इस वक्त भारत में हो रहा है। भारत में 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने के बाद भारत में तो बंद कर दिए गए हैं, लेकिन अब हम पाकिस्तान का जिक्र करते हैं जहां पर 1000 या 500 करीब 5000 रुपए के नोट गर्दिश करते हैं। 5000 के नोट का बड़ा कलीदी किरदार होता है दूसरे मामलात के अलावा पाकिस्तान में रिश्वत अदा करने में और बड़ी रिश्वत अदा करने में। 5000 रुपए के नोट की एक बंडल जो है वो 5 लाख रुपए का होता है, 5 बंडल 25 लाख रुपए के और 20 बंडल 1 करोड़ रुपए के, और आसानी से 1 करोड़ रुपए एक थैले में एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाते हैं। इस तरह से एक जानिब ये 5000 रुपए का नोट है। पाकिस्तान में इनामी बॉन्ड्स की भी एक रकम है जो कि काले धन को इस्तेमाल करने के लिए, उसको पार्क करने के लिए इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान में 40,000 रुपए का भी इनामी बॉन्ड मौजूद है जो हुकूमत पाकिस्तान ने दिया हुआ है, और ये पाकिस्तान में काले धन का वो जरिया है जिसकी वजह से पाकिस्तान की कुल आबादी की 1% से भी कम अफराद इनकम टैक्स अदा करते हैं। पूरे पाकिस्तान में 1% से कम अफराद टैक्स अदा करते हैं। पाकिस्तान में 1 करोड़ 50 लाख अमीर अफराद टैक्स नेटवर्क में शामिल ही नहीं है। हमारे आदाद शुमार एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक कहते हैं 1.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि कभी उन्होंने अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया। गुज़िश्ता साल सिर्फ 3,94,170 अफराद ने इनकम टैक्स दिया। सिर्फ 3,94,170 अफराद ने पाकिस्तान में इनकम टैक्स दिया। टैक्स अदायगी के एतबार से पाकिस्तान को दुनिया में 153वां नंबर हासिल है। पाकिस्तान दुनिया में 153वें नंबर पर है जहां पर लोग टैक्स देते हैं, निचली तरीन सतह पर है। पाकिस्तान में हुकूमत ने अगर कोशिश की कि ताजरों को या जो पैसे लोग कमाते हैं उनको टैक्स लेट में लाने की कोशिश की जाए तो उस पर हुकूमत को इंतहाई सख्त और इंतहाई नापसंदीदा रद्द अमल का सामना करना पड़ा। आम तौर पर पाकिस्तानी इस तमाम कोशिश को मुस्तरद कर देते हैं और टैक्स नेट में लाने के लिए टैक्स एमनेस्टी स्कीम में जो कि ताजरों के लिए दी गई थी 5 बार तोसी की गई, लेकिन इसमें उसके बावजूद भी सिर्फ 10,000 अफराद ने टैक्स रिटर्न फाइल किया है। और अब ये पूरी सूरत हाल पाकिस्तान के सामने भी है। आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन की जरूरत है। ऐसे कलीदी और रास्त इक़दामात की जरूरत है जैसे कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किए, क्योंकि पाकिस्तान का मसला शायद भारत से भी ज़्यादा संगीन है और इस वक्त की ये सूरत हाल पाकिस्तान के लिए भी बहुत ही कलीदी है कि क्या पाकिस्तान जो कि इस वक्त काले धन के पहाड़ों का सामना कर रहा है और उसकी ये तमाम कोशिशें कि अवाम को और इस काले धन को मईशत का हिस्सा बनाया जाए नाकाम हो रही है। इस पर हम बात करते हैं और इसके लिए हमारे साथ मौजूद है वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुशीर बराए टैक्स अमूर, मावन ख़ुसूसी बराए टैक्स अमूर जनाब हारून अख्तर खान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हारून अख्तर साहब। आप बताइएगा, बहुत सारे एक्सपर्ट से हमने बात की है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान की सूरत और भारत की सिचुएशन में कोई फ़र्क नहीं है और पाकिस्तान में भी अगर बड़े डिनोमिनेशन के करेंसी नोट्स को हुकूमत ख़त्म कर दे, विड्रॉ कर ले तो कोई मुज़ायक़ा नहीं है। कोई तो ऐसी चीज़ हुकूमत कार्रवाई करे जिससे कि वो लगे कि इस क्राइसिस सिचुएशन को वो निमटने की कोशिश कर रही है, जैसे नरेंद्र मोदी ने ये एक सीक्रेट एक ऑपरेशन किया और उसके ज़रिए उन्होंने पूरे भारत को हिला दिया। जी कामरान खान साहब, पहली बात तो ये है कि अगर अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी के मुख्तलिफ फिगर्स हैं पाकिस्तान में, कोई लोग कहते हैं 50% है आपके GDP की और कोई लोग कहते हैं 100% है, तो इस अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी में और करेंसी में सिर्फ रिश्वत का पैसा नहीं है, इसके अंदर लेजिटिमेट बिजनेस का भी पैसा है जो अनडॉक्यूमेंटेड है। लिहाजा मेरा ख्याल है भारत ने एक बड़ा सडन और एक ड्रास्टिक स्टेप लिया है और ये रिस्की स्टेप है, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि किसी ऐसे स्टेप से जो आपका कारोबार है और जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है वो एट ए स्टैंड स्टिल आ जाए। आपने रियल एस्टेट के मामले में देखा कि हम पूरे जस्टिफाइड थे कि रियल एस्टेट की वैल्यू फेयर वैल्यू पे लेके आए, बट उसकी भी हमने 25% वैल्यू लगाई जिससे कारोबार थोड़ा स्लो हो गया है। लिहाजा हम बिट्स एंड पीसीज में कर रहे हैं। हमने ट्रेडर्स के साथ किया
हम उनको फाइलर बनाने में नाकाम हो गए, मगर उनके ऊपर टैक्स लगाने में कामयाब हो गए। हमने नॉन फाइलर्स पे टैक्स बढ़ा दिए हैं, हम बिल्डिंग सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर को डॉक्यूमेंटेशन में लेके आ रहे हैं। सो हम स्लोली एंड ग्रेजुअली मूव कर रहे हैं ताकि ये अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, जो इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, ये स्टैंड स्टिल पे ना आ जाए और बेरोजगारी ना बढ़े। तो हारून साहब, ये जो हमारे यहाँ 5,000 रुपए का नोट है, हमारे यहाँ 40,000 रुपए का बॉन्ड है, आप समझते हैं कि हमारी मारूजी सिचुएशन ऐसी है कि हमें जरूरत है कि इतने बड़े डिनोमिनेशन के करेंसी नोट्स हमारे पास मौजूद हो? और आपने सही कहा, और ये बात भी सही है कि ये कानूनी कामों के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, लेजिटिमेट तरीकों के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन गैर कानूनी तौर पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। आप नहीं समझते कि पाकिस्तान में केस है कि ये बड़े डिनोमिनेशन के नोट्स या ये कि 40,000 जैसे डिनोमिनेशन के प्राइस बॉन्ड्स जो हैं उसकी ज़रूरत नहीं है, हमें उनको स्क्रैप कर देना चाहिए? कामरान खान साहब, इसके ऊपर गवर्नमेंट ने गौर किया है। फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार साहब ने 2 साल पहले एक टैक्स रिफॉर्म कमीशन बनाई थी, जिसमें पाकिस्तान के बेशतर नामवर टैक्स एक्सपर्ट्स और टैक्स लॉयर्स थे। उनकी कई रिकमेंडेशन में से 2 मेजर रिकमेंडेशन ये थी कि जो हमारे हाई डिनोमिनेशन के करेंसी नोट्स हैं, खासतौर पे 5,000 रुपए के, और हाई डिनोमिनेशन के प्राइस बॉन्ड्स हैं खासतौर पे 40,000 के, इसको डिसकंटिन्यू करें। तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर गौर किया है, बट अभी हमने वो मुनासिब नहीं समझा कि इसको हम सडनली खत्म करें। क्यों? क्योंकि आपकी सारी इकोनॉमी जो है एक सडन जर्क से हिल सकती है। जैसे आपने कहा कि प्राइस बॉन्ड्स लेजिटिमेट पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, और प्राइस बॉन्ड एक गरीब की इन्वेस्टमेंट भी होते हैं, और हुकूमत के लिए डेट इकट्ठा करने का सबसे सस्ता जरिया होते हैं। तो इसकी सारी कंसीडरेशन जहन में रखते हुए इस चीज को हम छेड़ेंगे, बट ये डेफिनेटली अंडर डिस्कशन और फोकस में आई है, और इंशाल्लाह आइंदा भी आएगी। अच्छा, ये देखें ना, असल बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये शो किया है कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ता है, आपको बड़ा रिस्क लेना पड़ता है, आपको बड़े फैसले करने पड़ते हैं, और फिर उसके असरात नजर आते हैं। आप लोगों के जो फैसले हैं वो बड़े डोसाइल किस्म के, सटल किस्म के, ठंडे ठंडे, आहिस्ता आहिस्ता, कोई बड़ी चीज़ नहीं करते, कोई बड़ा जैसे कि भारत ने पहले टैक्स एमनेस्टी अनाउंस की। ये नहीं है कि एक रात को उन्होंने ये नोट स्क्रैप कर दिए, इससे पहले एक तवील अरसे के लिए उन्होंने एमनेस्टी दी। जिसके पास अनडॉक्यूमेंटेड पैसे वो आए, ये टैक्स दे, ये पेनल्टी दे और अपने पैसे वाइट करा ले। मगर आप लोगों की तरफ से कोई इस तरह की चीज़ बड़ी नज़र नहीं आती है। बहुत सही ऑब्जर्वेशन है कामरान खान साहब, मगर मैं आपको 2 पॉइंट बताता हूं। एक तो हम OECD की मल्टीलेटरल कन्वेंशन ऑन टैक्स असिस्टेंस के मेंबर बन चुके हैं, इट इज ए मेजर स्टेप। दूसरा, हमने स्विस गवर्नमेंट के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है, अनदर मेजर स्टेप। तीसरा, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में फिस्कल ऑफेंस जो है इट हैज बिकम ए प्रेडिकेट ऑफेंस, अनदर मेजर स्टेप। चौथा, बेनामी ट्रांजैक्शन बिल जो है वो पार्लियामेंट में है। इन चारों चीजों का असर ये हुआ है कि हमारे पास कई एसोसिएशंस, कई चेंबर्स आए हैं, और वो उन्होंने हमसे डिमांड की है कि वो एक किस्म की टैक्स इंसेंटिवाइज्ड अनडॉक्यूमेंटेड एसेट्स को लेजिटिमाइज करने की स्कीम लेके आए, बोथ इनसाइड पाकिस्तान और एसेट्स आउटसाइड पाकिस्तान। सो इसके ऊपर हमारे पास बहुत ज्यादा बिजनेस कम्युनिटी की रिक्वेस्ट आ रही है, बट इसके ऊपर अभी हमने गौर करना शुरू नहीं किया। जिस तरह हम घेरा तंग कर रहे हैं, लोगों की मजबूरी हो रही है कि अपना अनडॉक्यूमेंटेड पैसा डॉक्यूमेंटेशन के तरफ लेके, बट हम एक तरीके के साथ चलना चाहते हैं, हम जर्क्स नहीं दे सकते इकोनॉमी को। कामरान खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हारून अख्तर खान साहब। हमारी अपनी इकॉनमी की सेंसिटिविटीज़ है हमें बता रहे थे, लेकिन भारत में जो इनिशिएटिव लिया गया है, अब ये कहा जा रहा है कि भारत में 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा काले धन, मनी लॉन्ड्रिंग या खुफिया असासों पर 200% जुर्माना अदा करना होगा। यानी कि जब आप जो लोग अब ये जो स्क्रैप नोट है ये लेके जाएंगे, उन्हें 200% जुर्माना अदा करना पड़ेगा अगर उसकी जाहिर न की गई जायज़ आमदनी। ये बताया गया कि ये आमदनी जायज़ तौर पर हासिल नहीं की गई, और फिर अगर ये हासिल की गई है और नहीं हासिल की गई है तो उसके लिए मुख्तलिफ टैक्स स्लैब बनाए गए हैं, 30% टैक्स और 15% इजाफी जुर्माना अदा करना पड़ेगा कि ये कैश आपके पास क्यों मौजूद था। ये भी भारत में कहा गया है कि 30 दिसंबर तक अकाउंट होल्डर्स अपने अकाउंट से यकमुश्त सिर्फ 10,000 रुपए और एक हफ्ते में 20,000 रुपए कैश निकलवा सकेंगे। कैश नहीं निकलवा सकते, जबकि चेक से मुंतकली, पे ऑर्डर, बैंक ड्राफ्ट और क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर कोई हद नहीं होगी, लेकिन कैश का इस्तेमाल नहीं हो सकता। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट
डेवलपमेंट हुई है भारत में। अब कीमती जेवरात की खरीदारी के लिए महकमा टैक्स का जारी करदा वहां का NTA नंबर लाजमी दिखाना होगा, जबकि ज्वेलर्स को अपनी आमदनी दिखाने के लिए ग्राहक का टैक्स नंबर भी लेना होगा कि जो ग्राहक उनसे सोना खरीद रहा है। भारतीय अखबार इकोनॉमिक टाइम्स ने कहा है कि भारतीय वजीर आजम मोदी 6 महीने पहले ही ये जो ऑपरेशन था उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि वहां के स्टेट बैंक के हुकाम से मिलकर बड़ा सीक्रेटली तैयार किया था और वो 6 महीने पहले इन बड़े नोटों की बंदिश का फैसला कर चुके थे, लेकिन इस प्लान को बहुत ज्यादा सीक्रेट रखा था। भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज से 2000 रुपए और 500 रुपए वालियत के नए नोट जारी किए हैं, जो बैंकों से टैक्स दहिंदगान को ही या जो टैक्स दहिंदगान को ही जारी होंगे, यानी कि जो टैक्स पेयर हैं वही सिर्फ वो ले सकते हैं और जो टैक्स पेयर नहीं है वो नहीं ले सकेगा, उसको रजिस्टर कराना होगा अपने आप को। भारतीय आवाम ने उनके प्राइम मिनिस्टर ने जो ये मेजर लिया है नरेंद्र मोदी साहब ने और करप्शन के खात्मे के लिए, काले धन के खात्मे के लिए आवाम ने उसको बहुत पसंद किया है इंडिया में। परेशानी हुई, इसमें कोई शक की बात नहीं, परेशानी हुई, लेकिन जिससे देश को फायदा हो वो काम होना चाहिए। अच्छी पहल। मोदी जी सही काम किए हैं, लेकिन उनके गाइडलाइन पर जो बैंक को काम कर रहा, बैंक काम नहीं कर रही है। 2 घंटा में अभी तक जितने लाइन में खड़े थे सारा का डिस्पोजल हो जाता, ये तो क्रिएट कर रहे हैं। इसको हम लोग बहुत बढ़िया मूव समझते हैं। कुछ दिनों के लिए कुछ लोगों के लिए परेशानी हो रही है, बाकी ऑल इंडिया समझ लो, ऑल पब्लिक के लिए आगे चल के इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। हम मोदी जी को इस बात में बहुत बधाई देते हूँ, जो एक काम किया बहुत अच्छा, ब्लैक मनी के लिए जो उठ पड़ के उनने लगाया, ठीक किया। ब्लैक मनी अगर निकालना है तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सही फैसला है, आई अप्रिशिएट इट। बहुत अच्छा स्टेप है। आज हम जो पढ़े लिखे जो जनरेशन है, हम चाहते हैं कि हर चीज़ पक्के में हो, सब काम अच्छे से हो, साफ सुथरा काम होगा तो हम भी खुश रहेंगे, करप्शन कम होगा तो हमारे लिए ही बेनिफिट है। ये चीज़ हमें समझना बहुत ज़रूरी है। इन लॉन्ग रन इट्स गोइंग टू बेनिफिट द इकोनॉमी, और मेरे अकॉर्डिंग तो एक जस्ट लाइक नायक मूवी एक ही न्यू नायक पीरियड है फॉर द इंडियन इकोनॉमी। आई रियली अप्रिशिएट द मूव। लॉजिक लाए प्रधानमंत्री जी, बहुत अच्छा लॉजिक है। फैसला प्रधानमंत्री जी ने अच्छा लिया है। इससे क्या है, जितना भी ब्लैक मनी जो है बाहर वो सब रिटर्न आएगा। आम बिजनेसमैन है उसको थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन उससे फायदा ये है कि जाली करेंसी वो डंप हो जाएगी। मैं चाहता हूँ जिनके पास ब्लैक मनी पड़ा है वो तो दुआ लें, सबकी मोदी जी की दुआ लें और सबको बांट दें, आग ना लगाएं, उसको फेंके मत। ये सबसे अच्छा फैसला है और काले धन पे बहुत बड़ा ब्रेक होगा। ये बहुत अहम ये जो इनकलाबी कदम उठाया वज़ीर आज़म भारत के मोदी ने, इससे पहले ये नहीं है कि ये अचानक एक रातों रात उन्होंने ये चीज़ कर दी। इससे पहले भारत में मोदी सरकार ने एमनेस्टी स्कीम एक लेकर आए थे, जिसके तहत तमाम लोगों से जिनके पास ऐसे असासे थे जो जाहिर अब तक नहीं हुए थे, उनको 1 महीने की उन्होंने मोहलत दी और उनसे कहा कि वो अपने असासे जाहिर कर दें, उसके लिए एक टैक्स या पेनल्टी उनको देनी थी। जिसके बाद भारत में 97 अरब रुपए यानी तकरीबन $14.5 अरब का रेवेन्यू हासिल हुआ, जो भारत ने हासिल किया है। और उसकी मुद्दत ख़त्म होने के बाद ये 1000 और 500 के नोट स्क्रैप कर दिए भारतीय हुकूमत ने, और इसके असरात बड़े पॉजिटिव असरात हैं जो कि भारत में नजर आ रहे हैं। इस पर हम मजीद बात करते हैं और इसके लिए जाएंगे नई दिल्ली, जहां पर मौजूद है विनीत खरे जो कि BBC के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं नई दिल्ली में। क्या लोग डरे हुए हैं कि या परेशान हैं? ये लंबी लंबी क्यूज लगी हुई हैं आज बैंक्स में इंडिया में, और वो अपने पैसे ले जा रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। क्या परसेप्शन है, क्या लोग बात कर रहे हैं विनीत जी? लोगों को ऐसा नहीं कि डर है कि पैसा हमारा कहां चला जाएगा। प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में एक जो कार्ड का जो इस्तेमाल है, कार्ड ऑनलाइन का, वो बहुत कम होता है और कई जगह कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं ज्यादातर हिस्सों में। और ये जो 500 और 1000 के नोट थे, ये 85% जो टोटल करेंसी ट्रांजैक्शन था वो उसका हिस्सा थे। तो जब आप इतना पैसा एक साथ निकाल लेते हो, कहते हैं कि ये अब नहीं चलेंगे, तो वो आप जो डेली रूटीन की चीजें हैं, अगर आपको रिक्शा करना है या फिर दूध लाना है तो आप वो कैसे करेंगे? डेली नीड का सामान है, खासकर जो छोटे व्यापारी हैं। कल मैं गया था दिल्ली पुरानी चांदनी चौक में इलाके में, वहां पर जो छोटे व्यापारी हैं वो बहुत परेशान है। कोई 500 रुपए का नोट ले नहीं रहा है, और ये सब ऐसे इलाके यहाँ कैश ट्रांजैक्शंस ही चलते हैं। तो इसीलिए हमने देखा कि लोग आज बैंकों के सामने लंबी लंबी लाइनें थी, कतारों में खड़े हुए थे अपने नए नोट के लिए या फिर उसको चेंज करवाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया विनीत खरे हमारे साथ मौजूद थे। नई दिल्ली की सूरत हाल बता रहे हैं, जहां पर आज बैंकों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी, लोग अपने पैसे लेके गए हुए थे, 1000 और 500 के नोट उन्हें चेंज करा रहे थे। कल बैंकों की अचानक छुट्टी का ऐलान कर दिया गया था। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है भारत में जो की गई है।
आइडेंटिकल सिचुएशन है पाकिस्तान में भी। काले धन के हवाले से, टैक्स न देने वालों के हवाले से भारत के वज़ीर आज़म ने यह रास्त कार्रवाई की है। हमने अपने जो टैक्स उमूर के काबीना के रुकन हैं जनाब हारून अख्तर साहब से बात की। उन्होंने कहा पाकिस्तान की सूरत हाल मुख्तलिफ है। खबर से ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे उस मामले का जो कि कई दिनों से हम देख रहे हैं और काफ़ी सेंसिटिव मामला है। वकला और जजों के दरमियान बनी हुई है और ख़ास तौर पे वकला सफारा नज़र आते हैं बाज़ जजेस के ख़िलाफ़, आला अदालतों के जजेस के ख़िलाफ़। और एक गैर मामूली सूरत हाल अब पैदा हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करारदाद पास की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को बरतरफ किया जाए, उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए। इसके बारे में बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। पाकिस्तान के अदालती और कानूनी निज़ाम को एक इंतहाई नापसंदीदा मुश्किल सूरत हाल का आजकल सामना है और वो है टेंशन जज बेंच और बार के दरमियान, यानी कि जजेस और वकला के दरमियान। इसके कई वाक़यात मुसलसल सामने आ रहे हैं और जिससे इस बात का इजहार हो रहा है कि बहुत कशीदा सूरत हाल है उमूमी तौर पे वकला और जजेस के दरमियान या कुछ जजेस के दरमियान और कुछ वकला के दरमियान। मगर आज इस सिलसिले में एक और बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक मुत्तफ़क़ा करारदाद के जरिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अनवर कासी से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। जजेस और वकला के दरमियान ये एक और बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इस हवाले से नज़रों में रही, खबरों में रही। आज इसकी करारदाद में कहा गया कि चीफ जस्टिस अनवर कासी जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान की तरह अपना इस्तीफा पेश कर दें। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जस्टिस अनवर कासी के खिलाफ रेफरेंस की समाअत करे और जनाब जस्टिस अनवर कासी, जैसे कि आपको बताया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। जस्टिस अनवर कासी के खिलाफ करारदाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के इतलात के मुताबिक 505 अराकीन ने पेश की थी, जिसे आज जनरल बॉडी के इजलास में मंजूर किया गया। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के इजलास में, इस अहम इजलास में, इस कड़े इजलास में एक अजीब व गरीब और बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई जब इस्लामाबाद के हाई कोर्ट बार के इस इजलास के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जनाब जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी अचानक इस्लामाबाद में पहुंच गए। जज साहब अचानक इस इजलास में पहुंचे और उन्होंने वकला से दरख्वास्त करना शुरू की कि वह जज साहबान के खिलाफ करारदादें मंजूर करके गलत रिवायात न डालें। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी से मंसूब हुआ कि उन्होंने कहा जनरल इजलास बॉडी में और जनरल बॉडी इजलास में शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा कि अपने काले कोट, टाई और सफ़ेद शर्ट को दागदार ना करे और ये मुकालमा हुआ इस इजलास के दौरान जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी और वकला के दरमियान। जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने कहा कि अल्लाह रसूल का वास्ता है बेंच के खिलाफ गलत रिवायात ना डाले। हाथ जोड़ कर इल्तिजा करता हूँ कि किसी की तरफदारी नहीं कर रहा। क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला आने तक काम करना जस्टिस अनवर कासी का हक नहीं है? इस तरह की करारदादें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ साजिश है, ये जनाब जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी कह रहे थे। इस दौरान वकला में गर्मा गर्मी हो गई और एक अजीब सूरत हाल थी क्योंकि एक जानिब जज साहब थे, दूसरे जानिब वकला थे और फिर गर्मा गर्मी का आलम था। एक अजीब बदनसीबी की सूरत हाल पैदा हुई और गैर मामूली सूरत हाल थी ना कि इसमें बीचों बीच मौजूद थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज और अतराफ में थे वकला। कैरी हो गई कि 209 के तहत जल्दी फैसला उसका होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। इसका बैकग्राउंड यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी वकास मलिक ने 17 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान और 6 अक्टूबर को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अनवर कासी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया था, जिसमें उन्होंने इस्तदा की थी कि दोनों जज साहिबान को काम करने से रोका जाए। इस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जिन साहिबान के खिलाफ दरख्वास्तें ज़ेर अल्तवा हैं उनमें सुप्रीम कोर्ट से मुस्ताफ़ी होने वाले जज जनाब जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान, वो इस्लामाबाद, इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस अनवर कासी
चीफ जस्टिस जनाब शौकत अजीज सिद्दीकी जो कि आज इस इजलास के दौरान पहुंचे थे। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस दाऊद खान, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फ़ारूक इरफान और जस्टिस शाहिद डार और जस्टिस मजहर अकबर नकवी शामिल हैं। ये वो जज साहबान हैं जिनके मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मौजूद हैं। जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो एक बहुत अहम जज साहब हैं, उनकी सरबराही में सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच ने एक अहम तारीखी फैसला किया था 1.5 माह कबल। अपने फैसले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2010 और 2011 तक होने वाली तकरीरों को उन्होंने खिलाफ ज़ाब्ता और गैर कानूनी करार दे दिया था। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में के हवाले से बहुत अहम सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, जिसमें कहा गया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस और इंतजामी कमेटी ने खिलाफ ज़ाब्ता भर्तियाँ की और मनपसंद भर्तियों से इदारे का तशक्कुस दागदार किया और अदालतों पर अवाम का एतमाद मजरू हुआ। और इस वक्त ज़ेर बहस जो इदारा है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट था, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर में कहा गया। कवायद और ज़वाबित नज़रअंदाज करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाली तमाम तकरीरों को सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर डी नोटिफाई करने का भी हुक्म जारी किया था। खाली होने वाले ओहदों पर 45 रोज़ के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि NTS के जरिए भर्तियाँ की जाए। गैर कानूनी भर्तियों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जनाब इकबाल हमीदुर रहमान ने 24 सितंबर को अपने ओहदे से इस्तीफ़ा भी दे दिया था और उन्होंने कहा था कि गैर कानूनी भर्तियों के अरसे में कुछ वक्त के लिए वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे, इसलिए वो अपनी इखलाकी जिम्मेदारी समझते हैं कि वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दें। पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी 9 मई को पाकिस्तान की आईनी तारीख में पहली बार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कारकर्दगी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में आइन पिटीशन दायर की थी, जिसमें उन्होंने इस्तदा की थी कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजेस के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर जल्द कार्रवाई की जाए। बताया जाए कि जजेस के खिलाफ कितनी दरख्वास्तें मौसूल हुई, कितनी पर कार्रवाई की गई, दरख्वास्तों पर फैसलों तक मुतल्लिका जज साहबान को काम करने से रोका जाए। मजमूई तौर पर सूरत हाल ये है, वकला की अंजुमनें, बार यानी कि जज साहिबान और जजेस के दरमियान एक सख्त टेंशन की सूरत हाल है, जिसकी अक्कासी मुताद्दिद कई वाक़यात के ज़रिए पिछले कई हफ्तों के दौरान सामने आई है। इस पूरे बैकग्राउंड को जानते हैं, इसके लिए हमें ज्वाइन किया जनाब वक़ास मलिक ने, जो सेक्रेटरी जनरल हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब। आज का जो वाक़या हुआ ये बड़ा गैर मामूली वाक़या है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का ये इजलास चल रहा था जिसमें आप जज साहिबान के हवाले से करारदाद मंजूर कर रहे थे, बहस कर रहे थे। ये जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब अचानक उसमें तशरीफ़ ले आए और फिर वो क्या हुआ, ये वाक़या क्या था? ये खान साहब, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि ये आपने खबर ब्रेक की थी 3 साल कबल, जिसमें करप्शन के और मामलात आप हाईलाइट हुए थे और एक पिटीशन फाइल हुई थी चौधरी मोहम्मद अकरम वर्सेस रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट। उसका डिसीजन 26 सितंबर 2016 को आया, जिसमें कि मुकम्मल तफसीलात दर्ज थी और उसके 85 पैरा थे और तमाम जजेस का उसमें कंडक्ट डिस्कस कर दिया गया कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस वक़्त और उनके साथ सीनियर प्यूनल जज और दीगर ने किस तरह अकरबा परवरी की। और उसमें फिर उसके बाद जजमेंट आ गई। जजमेंट के बाद रोशनी में हमने 209 आर्टिकल के तहत इनके खिलाफ रेफरेंसेस फाइल किए। एक रेफरेंस हमने इकबाल हमीदुर रहमान के खिलाफ फाइल किया, जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान साहब के खिलाफ। दीगर रेफरेंस जो दूसरा था वो हमने कासी साहब के खिलाफ फाइल किया और उस जजमेंट की रोशनी में किया। हमने कोई स्ट्रिक्चर्स या इल्ज़ामात नहीं लगाए उनके ऊपर। हमारा एक मुतालबा था कि एक जजमेंट आ चुकी है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है, जिसके अंदर सबका कंडक्ट बराबर डिस्कस हो चुका है, उसके अंदर कोई बहाम नहीं है। वो एक क्लियर कट वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट वैसे भी बाइंडिंग है, अदरवाइज भी तमाम मतहत अदालतों के ऊपर। उसके ऊपर जब रेफरेंस आया तो इकबाल हमीदुर रहमान साहब ने इंतहाई जुर्रत और गैरत का मुजाहरा करते हुए उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया। इसके बाद यही मामला चलते रहे। अभी तक कुछ मुलाजमीन ऐसे हैं जिनका रिकॉर्ड पेश नहीं किया जा रहा, कमेटी प्रॉपर तौर पे काम नहीं कर सक रही, जो अवाम है उसका एतमाद जी। ये बैकग्राउंड तो मलिक साहब मिल गया है। ये फरमाइएगा, आज जो ये वाक़या हुआ है ये हमने कभी इस किस्म की कोई नज़ीर नहीं देखी। इस वाक़े के बारे में बताएं ना, क्या है? हम ये समझते हैं कि जो जनरल बॉडी है वो हमारा घर है और हम उसमें कोई भी कानूनी जो अपने हमारे मामलात होते हैं वो डिस्कस करते हैं जिसकी रिक्वेजिशन होती है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तारीख में सबसे बड़ी रेजोल्यूशन थी, जिसकी तायद 505 मेंबरान ने दस्तखत करके की और ये पेश की गई।
उसके दौरान कुछ वाक़यात ऐसे पेश आए जिसकी वजह से काफ़ी बदनज़मी हो गई। जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब, जिनको हमने इनवाइट नहीं किया हुआ था, वो आज खुद ही तशरीफ़ ले आए बार रूम में, और उसके बाद उन्होंने अपने खिताब के दौरान कुछ स्ट्रिक्चर्स हमारे मेंबरान के ख़िलाफ़ पास किए, उन मेंबरान के ख़िलाफ़ जो कि मुहर्रिकीन थे इस तहरीक के, एक नंबर, और उस शख्स के ख़िलाफ़ जो कि पटिशनर का काउंसिल भी था। और इसमें एक और हमें बड़ी दिक्कत आई इस बात में कि एक उन साहब के ख़िलाफ़ भी पास कर दिया उन्होंने स्ट्रिक्चर जो इस तहरीक का मुहर्रिक भी था, और उसने सिद्दीकी साहब के ख़िलाफ़ कोई उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस भी फाइल किया हुआ था। अब बार रूम में वकला की रिस्पेक्ट हमें मुकद्दम है। हमने पहले ही कहा था कि ये वो वक्त चला गया जब हम डिक्टेशन लिया करते थे। हम जजों के नुमाइंदे नहीं हैं, हम बार के नुमाइंदे हैं। हमने अवाम की बात करनी है, इंसाफ की बात करनी है, इसी तरीके से इंसाफ को दबाना नहीं है। इसलिए वो अजीब सी सूरत हाल पैदा होगी, जिनके बाद एक साहब जिनका हमारे मेंबर नहीं थे, उन्होंने ज़बरदस्ती खिताब करने की कोशिश की, जिसके ऊपर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि जनाब आप हमारी बार के मेंबर नहीं हैं। जिसके बाद उन्होंने एक उदम मचा दिया कि कोई प्री प्लान किस्म की साजिश थी वकला को बदनाम करने के लिए। पहले उन्होंने हमारे कैमरास को रोक लिया। ये आज का वाक़या है और बहुत संगीन और बहुत ही गैर मामूली वाक़या है, लेकिन ये बार और बेंच के दरमियान, वकला और जजेस के दरमियान जो मामला चल रहे हैं पिछले कई हफ्तों से, लाहौर में हम कई वाक़यात देख चुके हैं, इस हवाले से बहुत टेंशन है लाहौर में, और फिर अब ये इस्लामाबाद की भी ये सूरत हाल बहुत ही संगीन है। आप ख़ुद जजेस के ख़िलाफ़ रेफरेंस फाइल कर रहे हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर। ये पूरा मामला क्या है, इसके पीछे क्या है, ये क्या है, ये क्यों इतनी बेचैनी है, क्यों इतनी एक अफरा तफरी का सा आलम है जो हम देख रहे हैं, क्योंकि इससे इंसाफ की फराहमी का अमल बहुत संगीन तौर पर मुतासर हो रहा है। बिल्कुल बजा तौर पर इरशाद फरमाया आपने कि इंसाफ की फराहमी का ताल्लुक इनकी इंटेग्रिटी के साथ है। जिस जज के ख़िलाफ़ एक आपको कटकना केस का मैं रेफरेंस दे दूं, एक लफ्ज़ था कि मैलिस इज़ फ्लोटिंग ऑन द सरफेस, जिसके ऊपर राशिद अजीज़ भट्टी साहब ने और मलक क़यूम साहब ने, राशिद अजीज़ साहब उस वक्त जज सुप्रीम कोर्ट थे और मलक क़यूम साहब जज हाई कोर्ट थे, दोनों ने एक लफ्ज़ के ऊपर अज़ खुद इस्तीफ़ा दे दिया। और इस कज़िये में पड़े ही नहीं वो लोग कि उन्होंने इसकी रिस्पेक्ट करते हुए उन्होंने ऑनर से, डिग्निटी से, इससे अवाम के ऊपर जो जब इस किस्म की जजमेंट्स आती हैं तो पब्लिक किस तरीके से उनका अपने पास इनके सामने अपना केस पेश करेगी। ये दोबारा इनको बिठा